बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत अवाम के साथ सलमान हैदर। कोई शक नहीं, इस वक्त पाकिस्तान को कई चैलेंजेस दरपेश है और अब तो शायद चैलेंजेस की आदत हो गई है और नाजुक मोड़ों की भी आदत हो गई है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो बाकी चैलेंजेस के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, वो है मईशत की नाकिस सूरत हाल। कोई माने या ना माने, जिस तरीके से मर्जी दावे किए जाएँ, लेकिन हकीकत यह है कि अवाम तक इस हुकूमत की कारकर्दगी के समरात अब तक नहीं पहुँच रहे। इस बात के दावे तो किए जा रहे हैं और नंबर्स भी दिए जा रहे हैं कि महंगाई 3 साल की कम तरीन सतह पर आ गई, मगर अवाम तक बिल्कुल किसी किस्म के कोई असरात नहीं है। अभी हम दीगर फिगर्स भी आपके सामने शेयर करेंगे। बल्कि आम आदमी की ना 3 साल पहले जितनी हालत पतली थी ना, अब इससे कई ज़्यादा पतली है। एक तरफ महंगाई है, दूसरी जानिब बिजली के भारी बिल हैं, आवाम के लिए मौत का परवाना बने हुए हैं। अब जिस तरीके से अब रोज़ वाक़यात भी अब रिपोर्ट होते हैं, रिपोर्ट करते हुए भी शर्म आती है, लेकिन हाँ, सुनने वालों को शायद इतनी नहीं आ रही। आम आदमी हो या कारोबारी तबका, ये सब परेशान है। बिजली के भारी बिल, अब यूँ कहिए कि चीखें निकलवा रहे हैं। सफ़ेद पोशी तो अब लफ्ज़ रहा ही कोई नहीं ना। और बिजली के बिलों में जो सबसे बड़ी वजह है वो महंगे IPPs मुआहदे हैं। और ये ऐसे मुआहदे हैं कि चाहे ये आप IPPs बिजली बनाएं या ना बनाएं, मगर गरीब आवाम की जेब से उनको पैसे देने ही देने, इनकी जेबें ज़रूर भरी जाएंगी। और इन IPPs के मालकान में हमारी सियासी एलीट शामिल है, ठीक है, यानी बड़ी तादाद है हमारे सियासतदानों में, जिस वक्त पार्लियामेंट में या उनके ख़ानदान के लोग पार्लियामेंट में, जो इसका बाकायदा फ़ायदा उठा रही है। और ये भी वजह है कि आम आदमी हो या अपोजिशन जमातें या फिर हुकूमती इत्तेहाद, सब ना सिर्फ IPPs पर एहतजाज भी कर रहे हैं, बल्कि सरापा एहतजाज भी है। मगर हुकूमत IPPs मुआहदों पर नज़रसानी की बजाय आवाम की बेबसी का तमाशा देख रही है। जहाँ कहा जा रहा है कि कोशिश करेंगे, वहीं हमारे वज़ीर ख़जाना साहब और साबिक़ वज़ीर ख़जाना मौजूदा वज़ीर ख़ारजा करें। ये इतना आसान नहीं, ये मुमकिन नहीं है। आज के प्रोग्राम में सवाल उठाएंगे कि इन महंगे IPP से क्या छुटकारा हासिल करना मुमकिन, रियलिस्टिक अप्रोच क्या है आवाम को बुलाने फिसलाने के अलावा, और हुकूमत इन मुआहदों पर नज़रसानी कर सकती है, अगर कर सकती है तो घबराहट कहाँ है। दूसरी जानिब हुकूमत का IMF से $7 अरब कर्ज के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा तो हो गया है, लेकिन IMF की कुछ शराइत और आ गई हैं। हम अपने मेहमानों से ये पूछेंगे ये शराइत क्या है और हुकूमत ने जो अभी पूरी करनी है। हुकूमत को जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश होगा वो माली साल 2024-25 का टैक्स डेट है, जिसका हदफ पूरा करना था। और हुकूमत ने पहले यह हदफ 12,970 अरब रुपये रखा था, मगर अब इसे कम करके 12,913 अरब रुपये किया गया है। हुकूमत की तरफ से हदफ पूरा करना मुमकिन है या नहीं, क्या इस्लाहात करने की ज़रूरत है। और IPPs और हुकूमत को महंगाई में कमी का जो कह रहे हैं कि IPPs की वजह से भी में कमी भी कर सकते हैं और हुकूमत दीगर महंगाई के मामलात हैं उस पर भी कमी कर सकती है। क्या ये वाकई हकीकत पसंदाना अप्रोच है या हम इसको सिर्फ हवाई बात करें। कहा यह जा रहा है कि 1 लाख रुपए तक के तनख्वाहदार जो तबका है उसको टैक्स छूट देने की बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म साहब ने एक इजलास बुला लिया है और बुलाया भी है। उस पर मुशावरत भी होगी, उस पर कानूनी जो टीम है, माशी टीम, उसको काम करने के लिए भी कह दिया है। वैसे बजाते खुद ये बड़ी बात है कि अब 1 लाख की वैल्यू पाकिस्तान में क्या रहेगी। मेहमानों से आपका तारुफ़ कराऊँ, डॉक्टर इकरामुल हक माहिर मुआशी अमूर, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, लम्स के प्रोफेसर भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी है जी। आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब माहिर मुआशी अमूर, इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है उसके सरबराह है STPI के। अरशद अब्बासी साहब माहिर बराए तवानाई अमूर और प्रोफेशनली वो इंजीनियर हैं, वो हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। डॉक्टर साहब, ये जो इसहाक डार साहब कहते हैं कि पाकिस्तान पर 130 अरब डॉलर का जो गैर मुल्की कर्जा है, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुल्क की मईशत में अभी बहुत ज़्यादा सलाहियत है। तो ज़रा आप मुझे बता दें ये सलाहियत कहाँ से निकलनी है, आवाम की पसलियों से निकलनी है कि पाकिस्तान के स्ट्रक्चर में इतनी सलाहियत है? जी बहुत शुक्रिया। जहाँ तक पाकिस्तान के पोटेंशियल का ताल्लुक़ है, वो तो ज़ाहिर है कि 240 मिलियन का एक मुल्क जिसके पास बहुत से वसाइल हैं, तो उसको 5वीं बड़ी मईशत भी होना चाहिए था। वो डार साहब शायद उस एंगल से कह रहे हों, मगर इस वक्त जो एक्सटर्नल फ्रंट पे आपने ज़िक्र फरमाया कि 130 बिलियन डॉलर की पेमेंट जो है, वो अगर साल पर साल देखा जाए तो वो हमें इस साल कोई 21 बिलियन तो देने ही होंगे रोल ओवर के बाद भी। अगर उसका इंतज़ाम हो भी जाए तो हमें लॉन्ग टर्म में ये तो फ़ैसला करना ही होगा कि क्या हम हमेशा डेट में ही रहेंगे या हम अपनी कोई ऐसी सलाहियत पैदा करेंगे कि हमें मज़ीद कर्ज़े ना लेने पड़ें। क्योंकि अभी ये हो रहा है कि दरअसल कर्ज़े जो हम ले रहे हैं वो पुराने कर्ज़े और डेट सर्विसिंग जो उसके ऊपर होती है उसके ही अदा करने के लिए ले रहे हैं। तो ये सूरत हाल तो किसी तरह भी अच्छी नहीं है, मगर ये देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में कि अगर इस वक्त तो चूँकि कंसोलिडेशन असल मसला था, अगर वो मईशत की हो जाती है तो फिर क्या जो डेट की कोई ऐसी हमारे पास स्ट्रेटजी है कि हम
अपने डेट बर्डन से निपटने के लिए कोई लॉन्ग टर्म, कोई शॉर्ट टर्म, कोई मीडियम टर्म प्लान है या नहीं है। तो देखिए आने वाले दिनों में मोहतरम डार साहब शायद इस बारे में रोशनी डालें कि हुकूमत के पास कोई ऐसा प्लान भी है कि या नहीं है। अभी तक तो हमने कोई देखा नहीं है। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है कि हमारी जो हमने महंगाई की शरह में इतनी कमी कर दी और महंगाई 30% से कम होकर 10% कर दी, ये किस मुल्क की बात कर रहे हैं? ये पाकिस्तान की बात हो रही है? क्या ऐसा है वाकई? जी, फूड इन्फ्लेशन तो इस वक्त बहुत हाई है, ख़ास तौर पे इस वफाकी बजट में जो टैक्सेस और ख़ास तौर पे सेल टैक्स को जो बढ़ाया गया है खाने पीने की चीज़ों में, उसका इम्पैक्ट तो हमें जुलाई में नज़र आ ही गया है। अगर आपने फ़िगर देखी हो तो दरअसल वो जो मार्च 2023 से भी अब तक सबसे ऊपर की सतह पर रही है हमारी इन्फ्लेशन। और ख़ास तौर पर अब हमने देखा कि खाने पीने की जो आम चीज़ें थी, ब्रायलर वगैरह जो लोग इस्तेमाल कर लेते थे बेचारे, वो भी अब उनकी रीच से बाहर होता जा रहा है। दालें तो पहले ही माशाल्लाह हमने मैं सिर्फ सर, मैं क्योंकि ये प्रोग्राम ही रियासत और अवाम है तो अवामी सवाल कर लूँ, क्योंकि वो इतनी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की थिक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और आप लोग अवाम से जुड़े हुए लोग हैं। मेरे पास कुछ अदाद शुमार है जो मैं सामने रख दूँ। जो 3 साल की कम तरीन सतह पर महंगाई है ना, हमें तो नहीं पता वो किस महज पे है। मुझे ज़रा आपने वो बताना है कि वो कौन सी ग्राउंड्स हैं। अप्रैल 2022, 3 साल पहले पेट्रोल था 144 रुपये लीटर, अगस्त में 272 रुपये लीटर, और इसी तरह डॉलर अप्रैल में 184 रुपये था 2022 में, आज 280 रुपये है। चिकन अप्रैल 2022 में 160 रुपये फ़ी किलो था, आज माशाल्लाह 594, और एक हफ़्ता पहले तक तो 700 रुपये तक में गया है। इस तरह चीनी 86 रुपये किलो थी 2022 में, और आज अगस्त है 2024 155 रुपये फ़ी किलो है। इसी तरह आटा जो था अप्रैल 2022 में 1172 रुपये का 20 किलो का थैला था, लेकिन आज 2000 रुपये का है। दूध 117 से 120 रुपये फ़ी लीटर था, आज 200 से 220 रुपये फ़ी लीटर है। इस तरह बिजली का फ़ी यूनिट 13 रुपये तक था और आज 35 से 70, बल्कि कुछ जगहों पे तो 80 रुपये यूनिट तक है। सर, ये एक्चुअल ग्राउंड है। इसहाक डार साहब किस नज़र से देखते हैं पाकिस्तान की मईशत को, क्योंकि अवाम भी उनको थोड़ी दुआएं दे? जी ज़ाहिर है, एक वक्त तो वो उनका शोबा भी खैर अब चूँकि वजारत खारजा है तो मेरा ख़्याल है कि इकनॉमिक्स पे ज़्यादा बात तो अब मोहतरम वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को ही करनी चाहिए। मगर शायद किसी एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में ये बात तो बिल्कुल कन्विंसिंग नज़र नहीं आती कि अगर हम पिछले 3 साल से आज कॉस्ट ऑफ लिविंग का पाकिस्तान में मुकाबला करें, सिर्फ तवानाई का बोझ ही जो लोगों के ऊपर इतना बढ़ गया है, उन बिलों को ही ले लें। और जैसे आपने भी अभी फरमाया है, सारी फिगर्स दी हैं आपने, तो ये खाने पीने की चीज़ें जैसे मैं पहले भी अर्ज़ कर रहा था, ये तो अब लोगों की पहुंच से बहुत ही दूर हो गई हैं। और फिर ऊपर से हमने जो तनख्वाहदार तबका था उसके ऊपर टैक्स का बर्डन डबल कर दिया है, तो टेक होम सैलरीज भी उनकी बेचारों की कम रह गई हैं। और दूसरी तरफ जाहिर है कि ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो इस कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ तो अब ऊपर के तबकात भी बेचारे परेशान हैं। तो हमें तो मैं आबिद साहब को गुफ्तगू में शामिल करता हूँ। आबिद साहब, मैं वो टेक्निकल क्वेश्चंस ना मेरी समझ में आते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत वीक हूँ माशियात में। मुझे तो 2 × 2 = 4 पता है कि दूध मेरा 3 साल पहले कितने का था और आज मेरी लेने की पोजीशन क्या है। इसी तरह पेट्रोल डलवाने की पोजीशन क्या थी, आज मेरी पोजीशन क्या है। इसी तरह ये तमाम चीज़ें हैं, अशिया ख़ुर-ओ-नोश हैं। चिकन 3 साल पहले कहाँ था, ये था। आपको लगता है कि जो इसहाक डार साहब जिस तरीके के अदाद व शुमार देते हैं उसका कोई वजूद है, या आप प्लीज़ ज़रा इसहाक डार साहब वाली ऐनक पहन के मुझे ज़रा बताएं, मुझे थोड़ा समझना है और आवाम को समझना है। जी शुक्रिया। देखिए, इकोनॉमिक्स बड़ी मज़े की चीज़ है और उसमें जो पैरामीटर और जो डेफिनेशन जो होती हैं महंगाई की, उसको हर कोई अपने अपने एंगल से इंटरप्रेट कर सकता है। अगर मैं हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करूं, हेडलाइन इन्फ्लेशन वो महंगाई है जिसमें एनर्जी की कीमतें और खाने पीने की चीज़ें शामिल हैं, तो वो हेडलाइन इन्फ्लेशन होगी। एक इकोनॉमिक्स में टर्म यूज़ होती है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि जी एनर्जी की कीमतें रैपिडली ऊपर नीचे हो सकती हैं, खाने पीने की चीज़ें रैपिडली ऊपर नीचे हो सकती हैं, उनको साइड पे रखते हैं और जो बाकी महंगाई है उसकी बात करें। तो हो सकता है कि डार साहब जो है वो कोर इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं और आप जो है आप हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, और आप दोनों अपनी अपनी जगह पे सच बोल रहे हैं। अगर आप उसमें एनर्जी और खाने पीने की चीज़ों की बात कर रहे हैं और जिस तरह से आप कंपैरिजन दे रहे हैं, तो आप कहेंगे कि महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर उन दोनों को निकाल दें,
तो इसका मतलब है कि कमी आई। लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका आप तस्करा कर रहे हैं, जो कि वज़ीर ख़ज़ाना और डार साहब दोनों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें जो पिछले 1 साल से जो कंपैरिजन किया गया, तो ये बात बाकी ठीक है कि ये जुलाई 2023 में 38% थी जो महंगाई। अब इतनी हाई बेस थी, उससे जो भी नया नंबर आएगा इस साल में, तो वो आपको कम नज़र आ रहा होगा, क्योंकि जो हाई बेस इफेक्ट है वो अगले 5-6 महीने इस तरीके के नंबर्स आपको आएंगे कि पिछले साल के मुकाबले में अच्छा रहा। अगर मैं कहता हूँ कि ज़र मुबादला के ज़खायर, तो हमें पता है कि पिछले साल एक ऐसा मौका भी आया था कि हम बिल्कुल दिवालिया होने के करीब थे। अगर उस वक्त शहबाज शरीफ साहब की डिप्लोमेसी काम ना करती, PDM वज़ीर आज़म की, कि डायरेक्टली IMF को उन्होंने राब्ता कर लिया, तो मुल्क जो है वो दिवालिया हो जाता। यानी आबिद भाई, आपके कहने का मतलब है कि डार साहब भी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, और जो आवाम रो रही है और जो खुदकुशी कर रही है वो भी दुरुस्त कर रही है। ये दोनों चीजें किस तरह दुरुस्त हो सकती हैं? वो क्या चीजें जो कम हो रही है जिसको इसहाक डार साहब कह रहे हैं, वो मुझे चीजें बता दें, क्या कम है? मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि जो इन्फ्लेशन की डेफिनेशन है, 2 तरह से मेजर की जा सकती है। एक होती है जिसमें आप एनर्जी और खाने पीने की चीजें शामिल करके महंगाई कैलकुलेट करें। एक होती है जिसमें आप खाने पीने की चीजों की कीमतें भी निकाल दें, एनर्जी की कीमतें भी निकाल दें, और फिर आप देखें कि जी जो कोर महंगाई है वो कितनी है। फिर रह क्या जाता है सर आबिद भाई? मैं वही तो पूछना चाह रहा हूं, मेरे बहुत सादे सवाल है। ये वो टिपिकल प्रोग्राम नहीं है कि मैं वो उस अदादोशुमार पे जाऊं। वो फिर रह क्या जाता है? एनर्जी के हवाले से हमारे बिल ऊपर हैं, अवाम का ताल्लुक खुराक के साथ है, हमारे वो वाले मामलात ऊपर हैं, टैक्स हमसे पूरा लेना है। आप ये बताएं, टैक्स तो रिगार्डिंग फैसिलिटीज होता है, फिर रह क्या जाता है जिसकी चीजें कम हो रही है? वो कौन सी चीजें कम हो रही हैं? वो उसके बाद फिर आप ये देखा जाता है कि अच्छा जी इसमें इस वक्त आपकी जो सर्कुलेशन में मनी है वो कितनी है। उसके बाद ये देखा जाता है कि आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो कितना है। उसके बाद देखा जाता है कि आपके जो बाकी कोर कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइसेस जो है वो किस कदर है। तो लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं, तो आज वाकईतन एक एवरेज जो शहरी है उसके लिए ज़िंदगी मुश्किल हो गई है, और उसकी वजह सिर्फ इन्फ्लेशन का नंबर नहीं, उसकी वजह टैक्सेशन भी है, और उसकी वजह जो पिछले 2 सालों में रुपए की कदर में एक नुमाया कमी आई, तो बैठे बिठाए आपकी सेविंग में भी कमी आ गई, आपकी कुव्वत खरीद में भी कमी आ गई है। तो अभी ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि पिछले 1 साल में जो हमारा एक्सचेंज रेट है ये 280-285 पे स्टेबल चल रहा है। वरना पिछले साल आप देखते हैं कि 350 रुपये तक डॉलर का रेट चला गया था ग्रे मार्केट में। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यकीनन उनमें बेहतरी आई है। इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, रुपए की कदर जो है वो इस वक्त मुस्तहकम है, लेकिन उसके साथ साथ एनर्जी प्राइसेस में फ्लक्चुएशन, टैक्सेशन में इजाफा, और खाने पीने की चीज़ों में सीजनल फ्लक्चुएशन आती है। ये ऐसी चीज़ें जो कि इस वक्त पिंच कर रही हैं, और अभी बजट के इम्पैक्ट इस पे आने हैं। अगर आप पिछले साल की मॉनेटरी पॉलिसी की पिछली मॉनेटरी पॉलिसी 1 हफ्ता पहले उसमें गवर्नर स्टेट बैंक की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको सुने, तो उन्होंने कहा है कि जी हम शरह सूद इसलिए कम नहीं कर रहे ज़्यादा, सिर्फ 1% कम कर रहे हैं, क्योंकि जो बजट के असरात होंगे, हमें डर है कि महंगाई को वो मजीद ऊपर लेके जाएंगे। मैं आ जाता हूँ, दोबारा आ जाता हूँ आबिद कयूम साहब आपकी तरफ आता हूँ। मुझे एक दो और टेक्निकल सवाल करने हैं, क्योंकि धरने में मौजूद शुरका को भी हुकूमत करी कि आपके मुतालबात ज़ेर गौर हैं और उस पर हम अमल कर लेते हैं, और पाकिस्तान की आवाम को भी कोई थोड़ी सी तवानाई मिली है इन अमूर के ऊपर। अच्छा दवाई साहब, आप ये बताएं, क्या हुकूमत इस कैपेसिटी में है कि IPPS माहदों पर नजर सानी कर सके? ये बताइए सलमान साहब। पहले तो मैं कुछ बातें सुन के मेरे आज काफ़ी हैरान हुआ हूँ कि किस तरह किसी चीज़ को जस्टिफाई किया जाता है। मैं ज़रा दूर नहीं जाऊँगा, आपके कमरे में जितना स्टाफ है उससे पूछे उनकी सैलरी पहले कितना थी आज से 2 साल पहले, आज क्या है, और ख़ाली एक जो चीज़ है बिजली का बिल उनको कितना हर्ट कर रहा है। एक और पहले चीज़ें कितनी, जैसे आपने पहले स्कोर कार्ड बता दिया। देखिए बात ही सख्त ये है कि पाकिस्तान को जिसने नाक कहते हैं इनकी धूल चटा दी पूरी दुनिया में, और ये मेरे अल्फाज नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के अल्फाज हैं, बिल्कुल, कि जी पाकिस्तान जो दुनिया में एक बैगिंग बॉल है, इसमें कोई शक है? कौन सा बंदा है, कौन सा ऐसा तोता है जो कहता है नहीं 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 जी वो तो गलत कह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो सबसे बड़ा जो इशू है वो बिजली का है। ये इसे कहते हैं ये फाउंडेशन है, बुनियाद है इकानमी की।
कोई बंदा दुनिया का आपके सामने बड़े अच्छे कामिस्ट बैठे हैं, इकराम साहब, वो जानते हैं बेहतर कि इसके बगैर आपकी कहानी चल नहीं सकती। अब आप खुद सोचें कि आपके साथ अपटमा वाले क्यों शोर मचा रहे हैं। बेचारे बड़े अच्छे लोग आए थे और पूछा तो उन्होंने जी आपकी रिपोर्ट इस्तेमाल करें, मैं कहा बिल्कुल करें। देखिए पहले उनकी एक्सपोर्ट कहाँ होती थी, अब कितनी एक्सपोर्ट कम हो रही। वजह है कि जब इनर्जी प्राइस यानी बिजली की कीमत बढ़ती है तो क्या हमारी प्रोडक्ट compete कर सकेंगी बांग्लादेश, वियतनाम या इंडिया के साथ? जवाब है बिल्कुल नहीं। तो इसको बंदा कोई फिगर से करता जाए कि यूँ होगा तो वो होगा। सुने इस तरह की बातों, सलमान हैदर देखिए बात सुने, हमने किसी ने मरना भी है और हमने जाना भी इस दुनिया से। बात यह है कि हमें बात करनी चाहिए सच, क्योंकि पाकिस्तान में हम उस कौम के फ़र्द हैं जहाँ हमने गरीबों के पैसे भी नहीं छोड़े। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा जो इशू है जो आपने टच नहीं किया वो ये है, वो करप्शन भी शायद पाकिस्तान अगर इंडेक्स देखें वो कहाँ पे है। और जब हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज करप्शन में है, कपल विद ये पावर सेक्टर, और जो आप बातें बता रहे हैं, आप यकीन करें सलमान आपको ये बताऊँ, लोगों ने अपने बच्चे स्कूलों से उठा लिए हुए। आप अभी जाएँ, एक स्टडी आप करें, ये इकराम साहब आपके साथ है, OLX पे जाएँ कि 2 महीने पहले ट्रैफिक क्या थी हाउस होल्ड की सेल की और आज कितनी है। ये चेक है। लोग अपने एयर कंडीशन, लोग अपने फ्रिज ये बेच रहे हैं, लोगों ने जिंदा भी रहना। क्या क्या मगर इसहाक डार साहब कह रहे हैं 3 साल का रिकॉर्ड टूट गया ना सर। मैं इसहाक डार साहब को ये क्यों नहीं कोई चीजें बताता सर। इकॉनमी और फ्लाई इकॉनमी फिगर के साथ। अच्छा अब आप दूसरी सलमान सुन लीजिए ये सारी बातें। पहली बात ये देखिए, मैं आपके सामने बैठूंगा, मैं बड़ा ऑर्डिनरी आदमी हूँ। 2014 से लेकर 2018 तक एक बंदा जो लगातार पॉलिसी ब्रीफ बार बार लिख के दे रहा है, लेटर्स ऑपेड कि मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, ये जो आपको पावर प्रोजेक्ट्स जो लगा रहे हैं 2015 की पॉलिसी में हमें ज़्यादा इसने हर्ट किया है। वरना आज से 2 महीने पहले एक मेरी रिपोर्ट थी कि दो पावर प्लांट 2094 के, उनकी तो 25 साल पूरे हो चुके हैं, उनकी तो इलीगल एक्सटेंशन की है नेपरा ने, वो दैट कैन बी रिटायर्ड एनी टाइम। वो तो आप एक सिंगल क्लिक से उनको रिटायर्ड कर सकते हैं। उसका उस रिपोर्ट का नाम ही यही है। हमें मारा है इन पावर प्लांट ने जिन्होंने, सलमान हैदर आप इसी पाकिस्तान में, जिनको कहा गया था कि जी गेम चेंजर होंगे, ये हमारी किस्मत तब्दील कर देंगे। वाह हमारी कैसी किस्मत तब्दील की है। आप देखिए कराची से लेके खैबर तक का क्या हाल हुआ। आपके यहाँ पे कैमरामैन आज़ाद कश्मीर के हैं, देखिए कितने शरीफ जेंटल लोग थे, क्या उनका हाल हो गया, पर उन्होंने क्या हाल करवाया। सर मैंने ब्रेक पे जाना है, मेरा सवाल अभी तक उस जगह पे खड़ा है, क्या हम कभी इन IPP से जान छुड़ा पाएंगे? उनको रेट दी है। क्या हुकूमत में ये कैपेसिटी है, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि बाकी रेकॉर्ड निकले आते। पहले कहा है कि जो 2094 के IPP हैं, जो 10 IPP हैं, देखिए सलमान, उनको एक को छोड़ के 25 साल पूरे हो चुके। एक IPP की जो लेजिटिमेट टेक्निकल लाइफ होती है 25 साल होती है, वो 25 साल पूरे हो गए। उनको तो इलीगल एक्सटेंड किया है नेपरा ने। मैं कह रहा हूँ कि आज अगर शहबाज शरीफ चाहे, और ये जिनका जिक्र हो रहा है हज़रत इसहाक डार साहब का, काश किसी में हिम्मत है, कोई मांग का दूध भी उसे बताएगा, यार बात सुनो, जाओ NPC नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर में, इनको अभी डिसकनेक्ट करो, इनकी लाइफ पूरी हो चुकी है, ये नुकसान में नहीं रहेंगे। ये काश इतना ही कर दें तो मेरे आपकी प्रोग्राम का ये मीनिंगफुल हो जाएगा, क्योंकि एक राम साहब भी बैठे हैं, मेरे बड़े ज़बरदस्त किस्म के दोस्त हैं, तो ये कैसे मुमकिन नहीं है। और एक और बात, इवन ये चाइना IPP से है, क्या बंदा हो इंजीनियर या कोई भी इकानमिस्ट हो, प्रोफेशनल हो, मसले का हल ना निकाले। लेकिन आपके चैनल में क्या बताऊँ, आपका क्या ख्याल है कि आज चीमा साहब या नवाज शरीफ या इसहाक डार पेपर मिनिस्टर लेके बैठे हुए कि जो इस प्रोग्राम में आप कहेंगे फ़ौरन लिखेंगे, वो फ़ौरन वही करेंगे? ऐसा नहीं होगा। नहीं, मैं आवाम तक ना असल बात लेके जाना चाह रहा हूँ, ये तो मुझे भी मालूम है ना सर। किसी को पाकिस्तान में ख्याल है उसका कि किस तरह कुर्बानियों से बना था, कि किस तरह हमने ये मसले को हल करना है, तो कहते ढूंढने से खुदा मिल जाता है, वो आएगा। लेकिन जी हमारा कभी काम नहीं रहा कि हम कभी मिनिस्ट्री ढूंढे, कभी इसहाक डार के पास फलां की बेटी में, फलां की बेटी में, फलां की बेटी में। अच्छा जिसमें आना है ठीक है। मैं सर अरशद अब्बासी साहब, मैं एक मुख्तसर सी ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रेक के बाद डेफिनेटली का प्लेटफॉर्म जिसका एक बहुत बड़ा हजम बताया गया, जिसमें आर्मी चीफ की मौजूदगी, उसके बाद फिर बाकायदा ये फ़िज़ा क्रिएट की गई कि भाई UAE ने कमाल कर देना है, सऊदी अरब ने कमाल कर देना है,
चीन ने कमाल कर देना है, ऊपर से IMF का 7 अरब रुपए का जो 7 अरब डॉलर का जो स्टाफ लेवल का मुआहदा है, ये मुमकिनात में से है आज की पोजीशन को देखते हुए। इस ब्रेक के बाद इस सवाल को रखेंगे। वेलकम बैक। हम इस वक्त पाकिस्तान की सियासी नहीं मुआशी सूरत हाल पर बात करें, और वैसे भी पाकिस्तान की तमाम ही मामलात के साथ ये रिलेटेड है। जेब पे पैसे होंगे तो बात करने का भी मज़ा आएगा, जेब में पैसे होंगे तो पॉलिसी बनाने का भी मज़ा आएगा, जेब में पैसे होंगे तो आवाम को रिलीफ भी देंगे, जेब में पैसे होंगे तो उन दुआओं के सदक़े में शायद इस मुल्क को भी मज़ीद किसी और सब जगह की तरफ जाता हुआ नज़र भी आए। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, मैंने ब्रेक से पहले बात की थी कि 7 अरब का IMF का जो स्टाफ लेवल का मुआहदा है वो तय हो गया है, लेकिन अभी कुछ इसमें गुंजाइश बाकी है। उन्होंने कुछ शराइत रख दी हैं, कुछ कंडीशंस रख दी हैं, हमारे दोस्त ममालिक की कुछ गारंटीज रख दी है ये, और दूसरा SIFC का प्लेटफॉर्म जिसे कहा गया बाकायदा इस हुकूमत के साथ एक पेज पे है जी हमारी इस्टेब्लिशमेंट, और आर्मी चीफ भी उस प्लेटफॉर्म में साथ हैं बिल्कुल, वज़ीर आज़म के और हमारी हुकूमत के। तो आपको कुछ सॉलिड रीज़न नज़र आते हैं जिसकी बिना पर हम मुस्तक़बिल के हवाले से बहुत पुरुमीद हो जाएं? जी, जहाँ तक 15 बिलियन की गारंटी लेने की बात है, वो IMF ने स्टाफ एग्रीमेंट के बाद कहा है कि इस पे आप ज़रा हमें पहले मुतमिन कर दीजिए ताकि फिर एग्जेक्टिव बोर्ड के सामने ये मामला फाइनल, लेकिन वो हो जाएगा। नहीं, गारंटी से मुराद क्या, आवाम ज़रा सादे अल्फाज में सुनना जी, चाह रही वो 15 बिलियन का रोल ओवर जो है, क्योंकि जाहिर है कि हमने कुछ सऊदी अरेबिया का फ़ंड रखे हुए हैं, कुछ UAE के फ़ंड हैं, कुछ चाइना के हैं, तो वो फ़ंड जो पड़े हैं उसके बारे में वो ये चाहते हैं कि तसल्ली हो जाए कि वो वापस नहीं लेंगे। यानी सऊदी अपने पैसे ना मांगे, UAE अपने पैसे ना मांगे, चाइना अपने पैसे ना मांगे, तो तब IMF हमें पैसे देगा? जी, जाहिर है वो 15 बिलियन के रोल ओवर की बात चल रही है, तो वो अपनी जगह एक हकीकत है कि उसको देखा जाए। मगर जो आपने दूसरी बात की कि क्या हमें कोई बहुत बड़ी बाहर से फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है, ये सारी चीज़ें अभी पाइपलाइन में तो हो सकती हैं, मगर फौरी तौर पर इसका कोई हमें सूरत नज़र नहीं आती कि हम कल कहें कि हमारे अकाउंट में इतने पैसे आ जाएंगे। तो ये एक स्ट्रगलिंग सिचुएशन इसलिए भी है कि आप मिडल ईस्ट में आप देख रही है कि जो जंग के आसार जो हैं वो बहुत बुरी तरह, और वो ममालिक जिनके साथ हमारे ये डील थी कि वो आएंगे, यकीनी तौर पर वो सिंसियरली आना भी चाहते हैं, कई एक शोबों में हमारी मदद भी करना चाहते हैं, मगर इस वक्त वहाँ भी सूरत हाल इस कदर नाजुक है, और आप देख रहे हैं कि उनको अब उनकी सारी तवज्जो उस तरफ है। तो जाहिर है कि फ़ौरी तौर पर तो हम कोई बहुत बड़ी रकम की तवक्को नहीं रख सकते हैं, मगर ये देखना पड़ेगा कि अगर कुछ जो हालात इस स्टैंड बाई के बाद हमारी इकॉनमी में स्टेबलाइजेशन आई है, इसको हम कायम रख सकें और फिर यहाँ से हम अपना सफ़र जो है वो वैसे थोड़ी तसल्ली दे दें अवाम को अगर है तो, कि क्या वाकई हमारी मईशत जो है वो दुरुस्त ट्रैक पे है? 19.5% पर आई है शरह सूद कम होकर। जी, जाहिर है कि कुछ बेहतरी के आसार इसलिए हुए हैं कि हमने अपना करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम किया है, हमने इस सूरत हाल को कुछ स्टेबलाइज़ भी किया, मगर इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं लेना चाहिए कि हम परेशानी में नहीं हैं। मिसाल के तौर पर इस साल अगर हम 13 ट्रिलियन इकट्ठा भी कर लें तो सूबों को देने के बाद हमारे पास फिर भी इतनी रकम नहीं होगी कि जो हमने बजट में रखा है। आप देखिए इस वक्त 9775 बिलियन हमने, यानी कि आप समझ लीजिए कि तकरीबन 9.7 ट्रिलियन का अगर हमने सिर्फ सूद देना है, डेट सर्विसिंग करनी है, ये इसमें डोमेस्टिक भी है और बाहर की भी है, तो फिर भी वफाक के पास तो इतनी फिस्कल स्पेस नहीं होगी कि वो कहे कि मैं अपने ज़राए से, ठीक है प्राइमरी जो थोड़ा सा सरप्लस है, जो IMF की डिमांड है वो तो हम कर सकेंगे, मगर अभी रास्ता बहुत मुश्किल है और आगे काफ़ी जो है वो हमें समझदारी से काम लेना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि ये सूरत हाल स्टेबल ही रहे। ठीक है। अच्छा, आबिद क़य्यूम सुलैही साहब, आपको लगता है पाकिस्तान को इस साल का 12,913 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करना है, ये कर पाएगी हुकूमत? क्योंकि वज़ीर आज़म भी इस खदशे का इजहार कर चुके हैं, ऐसे में चेयरमैन FBR ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है, तो FBR में इस्लाहात किए बगैर मईशत में ये इंजेक्ट हो सकेगा इतना टैक्स? ज़्यादातर टैक्सेस तो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस हुकूमत इकट्ठे कर ही लेती है। बिजली के बिलों में टैक्सेस हैं, GST है, जो सैलरीड क्लास है उस पर टैक्सेस है, तो शायद इसमें चंद 100 अरब रुपए का डेफिसिट जो है वो आ जाए, लेकिन अदरवाइज अगर आप इसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट डालें, इनडायरेक्ट टैक्सेस को डालें, तो FBR ये यकीनन कर सकती है। और अगर उसमें थोड़ा सा जो टैक्स नेट को वाइडन करने की बात की जा रही है, अगर उसमें भी कामयाब हो जाते हैं तो
अगर पिछले सालों का के साथ आप मुआवजा करें तो ये कोई ऐसा टारगेट नहीं जो कि अनरियलिस्टिक हो। हाँ, इसके जो इम्पैक्ट्स होंगे वो यकीनन फील करना पड़ रहे होंगे। आपका जो सवाल दूसरा था कि क्या इसमें कोई उम्मीद की किरण नजर आती है, तो देखिए मैं दोबारा दोहराता हूँ कि इस वक्त हमारे पास चॉइसेस क्या हैं। अगर मौजूदा हुकूमत या मौजूदा वजीर खजाना की जगह कोई भी इस वक्त हुकूमत में हो, कोई भी वजीर खजाना हो, तो अल्टीमेटली चॉइस तो आपके पास IMF के पास जाना है, और चॉइस तो आपके पास वही 3 जो बायलैटरल फ्रेंड हैं, 3-4 जो कि रोल ओवर्स दे देते हैं, उनके पास जाना है। इसके अलावा तो कोई स्ट्रेटेजी शॉर्ट टर्म में कम से कम हमारे पास नहीं है। चाहे कोई सियासी हुकूमत आ जाए, कोई गैर सियासी हुकूमत आ जाए, कोई टेक्निकल हुकूमत आ जाए, तो फिर उसमें जो पॉजिटिव चीज़ है वो यही है कि IMF के साथ आपके नेगोशिएशन जो है स्टाफ लेवल के वो कंप्लीट हो गए। अगर ये कंप्लीट ना हो या अगर इसमें डिले आ रहा होता या अगर एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो इसकी मंजूरी देने में ताखीर कर दे, तो फौरी तौर पे इसका असर रुपए की कदर पे पड़ेगा। और सर कंडीशन तो उन्होंने रख दी है ना कि सऊदी अरब और UAE और जो चाइना है वो रोल ओवर करें। ये सऊदी अरब या चाइना ये अल्लाह वास्ते पैसे नहीं दे रहे, इस पे वो इंटरेस्ट लेते हैं। तो सऊदी अरब भी हमसे उस पे 3% जो है वो इंटरेस्ट ले रहा है, जो भी डिपॉजिट्स हैं। चाइना भी इंटरेस्ट ले रहा है, UAE भी इंटरेस्ट ले रहा है। ये ऐसे है कि आप किसी को पैसे दे के उस पे सूद ले रहे हैं, तो उनके पास एक्स्ट्रा पड़े हैं, उन्होंने आपके पास रखवाए हैं, आप उस पे इंटरेस्ट देते चले जा रहे हैं। तो ये रोल ओवर होना कोई इतना बड़ा चंबा नहीं है, पिछले कई सालों से रोल ओवर होता चला रहा है, और अब भी इंशाल्लाह। अच्छा, अभी तक मुझे 2 और क्वेश्चन है, उसके जरा मुझे क्विक आंसर कर दें। एक तो IPPs वाला है कि क्या है पाकिस्तान इस पोजीशन में IPPs के साथ नेगोशिएट कर दे, जितनी तवानाई हम लें बस उतने ही हम उन्हें पैसे दें, आवाम का जो पसली तोड़ी जा रही है वो ना ही टूटे। क्या हम कर सकते हैं? कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी चीज़ है कि नहीं हमें रखना है इनके साथ? देखिए, IPPs के साथ पहले भी तो रीनेगोशिएशन की गई, हमाद अजहर ने की, और उन्होंने कुछ IPPs से जिनके साथ डॉलर का रेट जो था वो 148 रुपीस पे उस वक्त फिक्स करवाया। आज जबकि डॉलर का रेट 285 है, उनको 148 पे ही जो है वो पेमेंट हो रही है। चाइनीज के साथ जब निगोशिएशन करने की बात की गई थी, तो चाइनीज ने बड़ी सिंपल सी बात कही थी हमें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कि जी आप पहले अपने डोमेस्टिक IPPs के साथ निगोशिएट कर लें, जो टर्म्स एंड कंडीशन आपके पास डोमेस्टिक मानेंगे वो आप हमारे इन्वेस्टर्स को भी कह दें। दूसरा उन्होंने जो बात की थी वो ये थी कि जी CPEC तो बड़ा छोटा सा कंपोनेंट है का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, तो उन्होंने कहा जी कि आप चीखो पुकार करके हमसे फेवर ना मांगे, और ना हम लाउड स्पीकर पे अनाउंस करके आपको फेवर देंगे, क्योंकि अगर कोई इस तरह से वो फेवर देते हैं तो उनको 90 बाकी मुल्कों में भी इसी तरह की चीजें एक्सटेंड करना पड़ेंगी। तो उनके साथ तो आपको बैक चैनल डिप्लोमेसी करनी है। अगर आप एक केस अपना बना के लेके जाते हैं कि जी हमने मुकामी IPPs को इस चीज पे मना लिया और अब चीनी भी इस पे मान जाए, तो यकीनन वो इस पे मान जाएंगे। थोड़ा सा इसको स्ट्रेटेजिकली टैकल करने की जरूरत है। शायद हम इसको ह्यू एंड क्राई से हल नहीं कर पाएंगे चाइना के साथ। चाइना कभी भी जो है वो ढोल बजा के किसी को फेवर नहीं बिल्कुल नहीं करता, कम से कम पाकिस्तान को थोड़ा सा। ठीक है, मैं अरशद अब्बासी साहब को शामिल करता हूँ गुफ्तगू में। अरशद भाई साहब, मेरा क्योंकि आप बड़े अवामी जवाब देते हैं, इसलिए मेरा सवाल भी आपके साथ अवामी है। क्या मौजूदा पाकिस्तान की हुकूमत या मौजूदा हमारा जो सियासी सेटअप है, चाहे इसके कि हम इदारों के साथ वन पेज पर हों, अदालती मामलात भी आप देख रहे हैं, एक आउटसाइडर यानी एक आम पब्लिक जो देख रही है, एक इन्वेस्टर के तौर पर आप देखें, क्या सिचुएशन उतनी आइडलाइज है जितनी बताई जा रही है कि गैर मुल्की सरमायाकार आएंगे? हालांकि हमारा सरमायाकार 8-8 दिन गायब है, उसका पता भी नहीं चल रहा, और 8 दिन बाद जाके लाहौर से बरामद होता है, गायब कराची से होता है। सलमान, मुझे जो हमारे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, ये मुझे इनकी काफ़ी बातें बड़ी रैशनलाइज लगी है, और हो सकता है हम इन टच भी हों, बात भी कर रहे हों। बड़े क्लियर उनकी स्पीच आई थी आज से तकरीबन 10 दिन पहले कि पाकिस्तान में कोई पैसा नहीं आना, कोई कुछ नहीं आना, हमने अपने पाँव में ख़ुद खड़े होना। एक बात। दूसरा सलमान, यहाँ पे कुछ बातें की गई, मैं उनको ज़रा रिफ्यूट करना चाहता हूँ। लिसन, इस तरह की बात कब चाइनीज़ ने कही है? मैं शायद गवर्नमेंट ऑफ चाइना के साथ दूसरा एडवाइज़र भी रहा हूँ। उन्होंने एक बात कही है कि हाँ, आप इम्पोर्टेड कोल से थर्ड कोल करना चाहें तो वो ऑप्शन है, और अगर वो भी होगी तो क्या होगी, पास ऑन टू द कंज्यूमर होगी, और अगर वो भी होगी तो 76 रुपये से आ जाएगा 40 रुपये पे यूनिट, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये जो 2015 के जो थे, इसमें हमारे जो LNG के चाप आप प्रोजेक्ट हैं,
जिसके मतलब उस वक्त बड़े नोट अवेलेबल हैं, ऑन रिकॉर्ड नेट पे अवेलेबल हैं, भाई इनकी कैपेसिटी पेमेंट ख़त्म कराना जी, ये क्यों लगे हुए हैं? सबसे ज़्यादा हर्ट तो ये कर रहे हैं आपको, एक बात। दूसरा, हमें रैशनलाइज करनी है कि जो गवर्नमेंट के भी जो पावर प्लांट है, इवन चाहे वापडा है, अब आप देखिए ना, आपको पता है कि नीलम झेलम बंद पड़ा हुआ है, और आपको पता है उसकी कास्ट कितनी थी, 84 बिलियन रुपए थी, वो 600 बिलियन तक चली गई। ये 600 बिलियन तक चली गई, बेशक उसमें फ्यूल नहीं है, इसके पैसे टेक्निकली मैंने और आपने देने हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, सलमान हैदर, पाकिस्तान में वो माएँ वो बच्चे उनको याद नहीं करेंगे, उनको माफ़ नहीं करेंगे जिन्होंने कालाबाड़ डैम की मुखालफत की थी। काश आज कालाबाड़ डैम बना होता तो हमें बिजली 2.5 रुपये की मिल रही होती। वो भी आपको, वो नासूर भी आपको मिलेंगे, हमारे चेहरे इधर ही बैठे होंगे जिन्होंने कहा था जी उनके इन्वायरमेंट के बड़े मसले होंगे, बड़े बड़े ये मसले होंगे जी। वो हमने अपने आप को हाथों से मारा है। सलमान हैदर, यू आर सीम टू बी वेरी यंग। सुनिए, बताइए, नरेंद्र मोदी यहाँ पे नहीं आया, ना नेतन्याहू आया, ना गुलबाशन को काम करने का मौका मिला। हमने ये काम अपने हाथों से किए हैं, और इन हाथों से जो गराएँ हमने लगाई हुई हैं, ये टेक्निकल एक्सपर्ट्स ही खोल सकते हैं, ये हकीम या नीम हकीम बंदे नहीं खोल सकते। सबसे पहला जो सबक है जो शहबाज शरीफ, और जिससे मैं आई अप्रिशिएट वज़ीर ख़जाना को कि वो बड़ी रैशनल बात कर रहा है कि लिसन, हमारे पास कोई नहीं आएगा। और देखें फैक्ट्स आपके सामने, आपने जैसे अपने प्रोग्राम में कहा कि यार स्कोर कार्ड ये है, पहले ये था अब ये है। देखिए, हमें डर है कि कहीं श्रीलंका ना बन जाए, ये डर है कि कहीं ये कीनिया ना चला जाए। लोगों का एक थ्रेश होल्ड है। आप बताएं, अपने दिल पे हाथ रख के, कि आपके दफ्तर में कितने लोग हैं जिनकी सैलरी 30,000 है, 40,000? उनसे पूछें उनका बिल कितना आया। क्या इसका मदावा किसी के पास है? क्या वो जो बंदा रेशो बताने के लिए बताता है वो हल बता सकता है इसका? जवाब है नहीं। हमें सलमान हैदर सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, और यकीन करें, मैं कहता हूँ आप कभी इस्लामाबाद आएँ, इन सबको लेके जाएं फैसल मस्जिद के मेहराब में कि यार बस कर दो, खुदा। बहरहाल भैया, अरशद अब्बासी साहब, आबिद क़य्यूम सुरैज साहब, डॉक्टर इकरामुल हक साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। लेकिन जितनी रिसर्च हमने इस प्रोग्राम के लिए की, और माहिर मुआशी अमूर हमारे साथ थे, मौजूद थे, आप यकीन जाने चाह के भी मैं ये कोशिश नहीं कर सका। और अभी जितने मेहमानों से हमारी बात भी हुई कि कहीं से हमें 2 जमा 2 4 गुफ्तगू से पता चल सके कि पाकिस्तान में चीज़ें कहीं उम्मीद अफजा है। जो बात मेरी समझ में आई अरशद अब्बासी साहब की, कि हमें डॉक्टर के पास जाना है, हकीमों और तोतों के पास नहीं जाना। अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ़ मिल सकता है। जब रिलीफ़ देना भी आपने उन्हीं के पैसों से है, तो फिर ज़रा सही तरीके से दें। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।